हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ की जो ये बुक है 101 एक्सप्रेस लाइन राउंड वाली सामान्य विज्ञान की, जिसमें दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस सेट इस बुक का करवा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हमने प्रैक्टिस सेट 1 आपको करवा दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। वोल्ट है विभवांतर का मात्रक, किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का, और केल्विन किसका है? तापमान का है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। दोस्तों, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो ये त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। यह एक कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? दोस्तों, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गहरे समुद्र में पानी का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? एक, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाना। ये किसका उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि डैश। तो दोस्तों, बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ है सूर्य की रोशनी क्या है? बहुरंगी है। क्या है? सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। इंद्रधनुष दोस्तों आमतौर पर बारिश होने के बाद आसमान में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक वर्णक्रम होता है। यह वातावरण में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण होता है। इसमें सूर्य के बहुरंगी प्रकाश का मिश्रण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या करते हैं? दोस्तों, जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जाते हैं तो ये चालक एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, तथा जब दो चालक समान में विपरीत दिशा में धारा ले जा रहे होंगे, क्या मतलब विपरीत दिशा में धारा को ले जाते हैं, तो अब उनके बीच प्रतिकर्षण बल का उपयोग होता है। दोस्तों, जब समान धारा निकलती है तो क्या होता है? आकर्षण मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है, और विपरीत जब धारा बहती है तो क्या होता है? रिपल्सन फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल लगता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों, 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो हम जानते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम में क्या होता है? आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसी डेस होता है। तो दोस्तों, इन तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 15, 25, 25, 30, 25, 30, 55। तो 55 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 ओम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है ये निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? निकोला टेस्ला के द्वारा। आविष्कार और आविष्कारक की बात करें दोस्तों तो प्रत्यावर्ती धारा निकोला टेस्ला ने किया था आविष्कार। ग्रामोफोन की बात करें तो थॉमस एडिसन ने इसकी खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें तो आइजैक न्यूटन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन। और एक्स किरणों की खोज की बात करें तो विलियम रॉन्टेजर ने एक्स किरणों की खोज की थी। अतिचालकता की बात करें तो जॉन बार्डिन ने अतिचालकता की खोज की थी। और रडार की बात करें दोस्तों तो रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार की खोज की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये जुड़ा हुआ है कैंसर की बीमारी से। कौन सी बीमारी से? कैंसर की बीमारी से। ऑन्कोलॉजी दोस्तों कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इससे कर्क रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कर्क रोग कहते हैं।
बात करते हैं अस्थि सुशिरता की, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें दोस्तों, तो यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। बात करते हैं मधुमेह की दोस्तों, तो एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्न्याशय मतलब पेनक्रियास के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। जो मधुमेह होता है क्या होता है, जो बीटा कोशिका होती है इसमें इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। किसमें, अग्न्याशय में। वृक्क संबंधी विफलता मतलब रिनल फेलर की बात करें दोस्तों, तो वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण होता है। कौन सा, वृक्क संबंधी विफलता में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है। दोस्तों अनुवांशिक विकार जो होता है ये होता है थैलेसीमिया। कौन सा, थैलेसीमिया जो है एक अनुवांशिक विकार है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है। ये बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। थैलेसीमिया की बात करें दोस्तों, तो थैलेसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिकी विकार है। यह तब होता है जब जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन वाहक होते हैं। जब दोनों जनक जीन वाहक होते हैं दोस्तों, तो यह संतति में तभी प्रवेश करता है, मतलब विषम युग्मक में होते हैं जब। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अग्न्याशी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। दोस्तों अग्न्याशी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है दोस्तों प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्न्याशय रस में मौजूद सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं दोस्तों, जिसमें ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सोनेजन, प्रोकार्बॉक्स, पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम को एंट्रोकाइजेन द्वारा सक्रिय किया जाता है जो आती म्यूकोसा द्वारा स्रावित होता है तथा ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। क्या करता है, ट्रिप्सिनों को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। ट्रिप्सिन अग्न्याशय रस में उपस्थित सभी एंजाइम को सक्रिय कर देता है। जो ट्रिप्सिन होता है ये अग्न्याशय रस में सभी उपस्थित एंजाइम जो होते हैं इसको क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं मतलब स्पाइनल नर्व्स होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो है 31 जोड़ी क्या होती है, मेरु तंत्रिकाएं मतलब स्पाइनल नर्व्स होती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्य में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र क्या है दोस्तों, जो सोचने, समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करता है, वही क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। परिधि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। मस्तिष्क से निकलने वाली सभी कपाली तंत्रिकाएं मतलब क्रेनियल नर्व्स जो है तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं मतलब स्पाइनल नर्व्स कहलाती है। अच्छा दोस्तों, जो मस्तिष्क से निकलने वाली सभी कपाली तंत्रिकाएं होती है ना, और तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली सभी क्या तंत्रिकाएं क्या होती है, मेरु तंत्रिकाएं होती है। क्या कहलाती है, ये कहलाती है। मनुष्य में दोस्तों 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है, तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। दोस्तों नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका, युग्मनज का। नर और मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज या युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है प्रक्रम, ये निषेचन कहलाता है। जब नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम होता है तो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यह कहाँ विकसित होता है, तो यह भ्रूण में विकसित होता है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निद्रालुता रोग मतलब स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होता है। दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस जो है ये होता है सीसी मक्खी के कारण। कौन सी मक्खी के कारण, सीसी मक्खी के कारण। निद्रालुता रोग या स्लीपिंग सिकनेस जिसे ट्रिपेनोसोमाइसिस के रूप में भी जाना जाता है, ये एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। यह जीन्स ट्रिपेनोसोमा से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। ये सीसी मक्खी के काटने से मनुष्य में संचारित होते हैं। यह मक्खी उप सहारा देशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उप सहारा देशों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। दोस्तों पादप जगत का उभयचर जो है ये हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को। किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स को दोस्तों पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट एक गैर संवहनी पौधा है जो हरा बीज रहित होता है और काई, लीवरवार्स या हार्नवार्स परिवार से संबंधित है।
ब्रायोफाइट में दोस्तों जाइलम और फ्लोएम उत्तक की कमी होती है। किसकी कमी होती है? जाइलम और फ्लोएम उत्तक की। ब्रायोफाइट की बात करें तो पादप जो है मिट्टी में रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये नम, आर्द्र और छायादार वातावरण पसंद करते हैं। कौन से? ब्रायोफाइट्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों पादपों में निषेचन के बाद बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? बीज में। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। आवर्त बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है? बीज होता है। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज पर्व तथा एक भ्रूण अक्ष समाहित होता है। पुष्प आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन के आधार है। पुष्प जो है आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन के क्या है? आधार है। कौन? पुष्प। पुष्पों में पुकेसर के पुमंग नरजनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि स्त्री केसर के जायांग जो है संगीत मादा जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तने के जरिए डैश फैलता है। दोस्तों तने के जरिए जो है गुलाब फैलता है। क्या फैलता है? गुलाब फैलता है। गुलाब का पौधा दोस्तों कायिक प्रवर्धन द्वारा अपने तने से ही नई संतति उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ग्लूकोमीटर जो है यह एक चिकित्सक उपकरण है। यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है। इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों सही कथन हमको बताना है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ग्लूकोमीटर जो होता है यह एक चिकित्सक उपकरण है। कौन सा उपकरण है? चिकित्सक उपकरण है। ग्लूकोमीटर की बात करें दोस्तों तो ग्लूकोमीटर एक चिकित्सक उपकरण है। इसके द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात की जाती है। इस उपकरण द्वारा मधुमेह रोगी अपने घर पर ही स्वयं बिना किसी की सहायता के नियमित अंतराल में रक्त शर्करा की जांच कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हाइपरग्लाइसीमिया, उच्च रक्त शर्करा के स्तर को मापने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो दोस्तों गैसों में विसरण की दर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। पदार्थ की तीन अवस्था दोस्तों ठोस, द्रव और गैस में से गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान हमको बताना है। तो दोस्तों हम निकाल लेते हैं CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान। ठीक है, हम निकालते हैं। तो दोस्तों CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान हो जाएगा C+O2 का द्रव्यमान। दोस्तों कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12 है। प्लस ऑक्सीजन के कितने अणु है? 2 है। और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 16 है। तो 2 × 16 तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 + 32, ये हो जाएगा 44। दोस्तों तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना निकल के आ गया? 44 निकल के आ गया। हमको 10 का पूछा है दोस्तों, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 440 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 440। तो ये इसका राइट आंसर होगा 440। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। तो दोस्तों ये C12 के कार्बन 12 सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान जो है कार्बन 12 के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। ठीक है, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाला तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। 6 और 2 कितना? 8। 8 किसकी होती है? ऑक्सीजन का होता है। दोस्तों ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है? 8 होती है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s², 2s², 2s² 2p4 होगा। अतः ऑक्सीजन 2 और 6। क्लोरीन की बात करें दोस्तों तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 1s², 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सेन में CC बंध कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार कुल डैश सह संयोजित बंध होते हैं। तो दोस्तों साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार कुल जो है 6, 12 और 18 सह संयोजी बंध होते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की बात करें दोस्तों एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं। अब दोस्तों देखो कार्बन की ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, इनके बीच क्या है? एकल आबंध दिख रहा है आपको। ठीक है, एकल आबंध है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, उसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन में कुल 18 एकल बंध होते हैं।
6 कार्बन कार्बन बंध और 12 कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। कितने होते हैं? 12 कार्बन हाइड्रोजन बंध। अच्छा देख लेते हैं कार्बन हाइड्रोजन बंध कौन कौन से। देखिए दोस्तों, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 12 हो गया। तो कार्बन हाइड्रोजन आबंध कितने होते हैं? 12 होते हैं। और कार्बन कार्बन बंध ये हमने बता दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार दोस्तों कुल 18 एकल बंध। ठीक है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डैश हो जाता है। तो दोस्तों जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है हम उसका रीज़न देखते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? दोस्तों बोरेक्स के निर्माण में हम उपयोग करते हैं धावन सोडा का। किसका? धावन सोडा का। धावन सोडा का उपयोग दोस्तों बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यह एक सामान्य लवण है जिनका जलीय घोल क्षारीय होता है। जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग हम करते हैं। किसका? धावन सोडे का। यह जल में अति विलय है। इसका अणुसूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये इसका धावन सोडे का अणुसूत्र है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।